आज हम स्टार्ट करेंगे रजे अपना कार्बोनेट ऑफ अल्केलाइन अर्थ मेटल कहता है अल्केलाइन अर्थ मेटल के कार्बोनेट्स बनाने हैं। पहले तो हमें प्रिपरेशन कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, तो इसे एक जनरल फॉर्मूला दिया है। इसने कहता है जी आपके पास अल्केलाइन अर्थ मेटल के मेटल हाइड्रोक्साइड और CO2 को रिएक्ट करवा दो। मेटल हाइड्रोक्साइड जैसे आपके पास इसने दिया है फॉर्मूला MOH प्लस CO2 तो बनेगा आपके पास MCO3 प्लस H2O। अब इसमें जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, ये सब M है, कोई भी हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, तो आपके पास क्या बनता गया, एंड बेरिलियम होता तो क्या होता, बेरिलियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, स्ट्रोंशियम कार्बोनेट और बेरियम कार्बोनेट, ये बनता है। कहते जी ये सब आपके कार्बोनेट्स बनेंगे जब भी हम किसी भी हाइड्रोक्साइड को, इस अल्केलाइन अर्थ मेटल हाइड्रोक्साइड को मैं किसके साथ एक करवाता हूँ, CO2 के साथ एक करवाऊंगा तो मुझे कार्बोनेट मिल जाएगा। ठीक है, अब हमें इस कार्बोनेट की प्रॉपर्टी पढ़नी है। इन प्रॉपर्टी में आप ये बोलोगे ऑल द कार्बोनेट्स आर आयनिक, इसमें से ये सभी के सभी क्या होते हैं, आयनिक नेचर के होते हैं, दे आर आयनिक कार्बोनेट। बट ये क्या होता है, कोवलेंट नेचर का होता है। ये बात हमें पता है कि बेरिलियम क्या होता है, कोवलेंट नेचर का हाइड्रेट, ये कार्बोनेट बनेगा, और बाकी कार्बोनेट क्या होते हैं आपके पास, आयनिक नेचर के होंगे। तो इसमें बोलेगा आपके पास नेक्स्ट स्टेज में सोल्यूबिलिटी, आपके पास बोलेगा कार्बोनेट ऑफ मैग्नीशियम एंड अदर अल्केलाइन अर्थ मेटल आर स्प्रेंगली सोल्यूबल इन वाटर एंड देयर सोल्यूबिलिटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ये लाइन बहुत अच्छी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है आपके पास जब सोल्यूबिलिटी की बात आती है तो इसमें बोलेगा बेरिलियम है जो हाईली सोल्यूबल बोल दो या हाईली सोल्यूबल बोल दो, ये आपके पास फ्रेंडली सोल्यूबल बोल दीजिए, और ये जो बाकी हैं ये क्या होंगे आपके पास, इनसोल्यूबल। बाकी क्या होंगे आपके पास, इनसोल्यूबल। यानी कि जितना साइज छोटा होगा कार्बोनेट का, मैग्नीशियम बेरिलियम कार्बोनेट का, उसकी सोल्यूबिलिटी उतनी क्या होगी, ज़्यादा होगी। पर जैसे जैसे आप नीचे जाओगे साइज बढ़ेगा कार्बोनेट के साथ, वैसे वैसे सोल्यूबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज होती चली जाती होगी। इसलिए बोलेगा मैग्नीशियम जो है वो स्लाइटली सोल्यूबल है, और जबकि आपके पास बेरिलियम ये है क्या होता है, इनसोल्यूबल होता है, इसकी सोल्यूबिलिटी थोड़ी कम और इसकी ना के बिल्कुल इम्पॉसिबल। तो डिक्रीजेस, ये ध्यान रखना, इसका बहुत बार क्वेश्चन आता है सोल्यूबिलिटी के ऊपर। तो सोल्यूबिलिटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। फिर इसका रीजन क्या बोलोगे, सोल्यूबिलिटी का रीजन सेम ही रहेगा रजी, क्या, लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी। याद है लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी बहुत स्टार्टिंग में पढ़ा था कि एलिमेंट जितना छोटा होता है उसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होती है, जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे हाइड्रेशन एनर्जी कम होगी और लैटिस एनर्जी क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी, जिसकी वजह से बेरिलियम के कंपाउंड है वो वाटर में सोल्यूबल होते हैं, क्योंकि बेरिलियम साइज जितना छोटा होता है हाइड्रेशन एनर्जी उतनी ज्यादा होती है। साइज जितना छोटा होगा हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी, और हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी तो सोल्यूबिलिटी बढ़ेगी। लेकिन साइज आप नीचे जाओगे तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी, कम हो जाएगी, तो सोल्यूबिलिटी भी क्या हो जाएगी रजे, कम हो जाती है। इसलिए बोलेंगे कि इन सभी कार्बोनेट के अंदर डाउन द ग्रुप जब भी आप जाओगे तो सोल्यूबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होती रहती है। ठीक है, फिर रहेगा रजे इसमें भी स्टेबिलिटी, द कार्बोनेट ऑफ ऑल अल्केलाइन अर्थ मेटल डिकम्पोज ऑन हीटिंग to form metal oxide and CO2।
इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास ये जो कार्बोनेट है इन सभी को हमें ब्रेक डाउन करना है। ब्रेक डाउन करके मिलेगा क्या आपको, पहले तो ये बताओ। कहते जैसे ही आप इसको ब्रेक डाउन करोगे तो आपको मिलेगा क्या, कहते जी मेटल ऑक्साइड मिलेगा और आपको क्या मिलेगा, CO2 मिलेगा। जैसे एक एग्जांपल करके देखते हैं। इसमें हमारे जैसे बोलो बेरिलियम कार्बोनेट, इसको मैं हीट करता हूँ, क्या मिलेगा मुझे, बेरिलियम ऑक्साइड प्लस CO2। बेरिलियम ऑक्साइड प्लस CO2 आपको मिल जाएगा। ठीक है जी, बेरिलियम ऑक्साइड और CO2 मिलेगा। तो कह रहा है ये कितने टेम्परेचर पे ये CO2 ये आपका बेरिलियम कार्बोनेट है वो टूट जाएगा, कितने टेम्परेचर पे। तो कहते हैं इन सब का टेम्परेचर क्या होता है, अलग अलग रहेगा। जैसे आपके पास इसमें दिया हुआ है बेरियम कार्बोनेट का टेम्परेचर मोर देन 373, इसमें ऐसे लिखा है क्या। मैग्नीशियम कार्बोनेट का है जी आपके पास केल्विन में सारे टेम्परेचर है जी। और स्ट्रोंशियम का है आपके पास ये, देखो जी बेरिलियम कार्बोनेट मोर देन 373 केल्विन से ऊपर होगा तो डिकम्पोज होगा। मैग्नीशियम कार्बोनेट 813, कैल्शियम कार्बोनेट 1173, स्ट्रोंशियम कार्बोनेट 1563 केल्विन और बेरियम कार्बोनेट 1633 केल्विन के ऊपर डिकम्पोज हो जाता है। अब फिर वही फैक्टर देखो, जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हो तो डिकम्पोजिशन या स्टेबिलिटी क्या हो रही है, डाउन द ग्रुप इंक्रीज करती है। स्टेबिलिटी क्या करती है, इंक्रीज। कैसे पता चला स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी, देखो बेरिलियम कार्बोनेट के कंपाउंड 373 यानी ऑलमोस्ट, हाँ ऑलमोस्ट 100 डिग्री पर ही डिकम्पोज हो जाते हैं। लेकिन मैग्नीशियम कार्बोनेट जो है वो देखो 1813 केल्विन पर जाके डिकम्पोज हो जाएगी, आपको टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, जितना ज़्यादा आपको हीट या टेम्परेचर देना पड़ेगा मतलब उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो इसलिए आपको ज़्यादा हीट करनी पड़ रही है। और जैसे जैसे नीचे जाएंगे उनको हीट और ज़्यादा करनी पड़ेगी, तो उसका मतलब इनकी स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा है। तो डाउन द ग्रुप जाएंगे तो स्टेबिलिटी जो है कार्बोनेट आयन की वो क्या करती है, इंक्रीज करती है। इसको एक वर्ड यूज कर सकते हो आप, थर्मल स्टेबिलिटी भी बोल सकते हैं। कहीं कहीं पर आपको वो थर्मल वर्ड भी यूज कर सकते हैं। थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब क्या हुआ, हीट के अगेंस्ट, ये स्पेशली वर्ड यूज होता है हीट के अगेंस्ट। थर्मल का मतलब क्या होता है, हीट। तो कहता है आपके पास जो हीट के अगेंस्ट जो वैल्यू है इसको क्या बोलते हैं, थर्मल स्टेबिलिटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है जी, समझ में आया सभी को। और इसमें कोई खास नहीं है जी आपके पास। जैसे एक है नाइट्रेट, नाइट्रेट भी देख लो। वैसे तो नाइट्रेट किससे मिलके बनता है बताओ, नाइट्रेट आयन या सॉल्ट किससे मिलके, कौन, ये मेरे माँ, नाइट्रिक एसिड से बनते हैं। कल ही बताया था आपको, ये सभी के सभी जो सॉल्ट है वो एसिड के H पॉजिटिव छोड़ के रिमेनिंग पार्ट तो होते हैं, उसको नाइट्रेट बोलते हैं। ठीक है, जैसे सपोज करो आपके पास ये करवाया कि कोई भी मेटल ऑक्साइड है, उसको मैं 2 मॉलिक्यूल ऑफ HNO3 के साथ हीट करता हूँ नाइट्रिक एसिड के साथ, तो क्या बन जाएगा, कहते जी आपके पास बनेगा MnO3 प्लस H2O, MnO3 ट्वाइस प्लस H2O बन जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। यहाँ देखो बेरिलियम प्लस 2HNO3, 2 मॉलिक्यूल लेंगे जी हम एसिड के, तो क्या बनेगा आपके पास, बेरिलियम ऑक्साइड है। क्या बनेगा, कहता है बेरिलियम, ये H2O निकल जाएगा, 2 H2O और NO3 के 2 पार्ट्स आएंगे, NO3 प्लस H2। NO3 ट्वाइस क्यों हुआ, क्योंकि एक NO3 नेगेटिव के ऊपर कितना चार्ज होता है, -1, 2 पे कितना होगा फिर 2 नेगेटिव, और बेरिलियम पे कितना होता है 2 पॉजिटिव। इसलिए इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको 2 नाइट्रेट आयन की जरूरत होती है। ठीक है, इसलिए बोलेंगे इसको BeNO3 ट्वाइस, इसको बोलेंगे
बेरियम नाइट्रेट, क्या बोलेंगे इसको, बेरियम नाइट्रेट के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, फिर ऐसे बाकी भी बन जाएंगे। अब बाकी बन जाएंगे तो इनका नाम ही लिख देते हैं, BeNO3 ट्वाइस बेरियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट, स्ट्रोंशियम नाइट्रेट और बेरियम नाइट्रेट। ठीक है जी, ये इसमें हो जाएगा। बेरिलियम नाइट्रेट इज अनयूजली बेसिक इन नेचर। ये क्या होता है आपके पास, जो बेरिलियम नाइट्रेट है वो क्या होता है, बेसिक इन नेचर। बेरिलियम जो है आपका बेसिक नाइट्रेट होता है, इसमें एक ही आपको बेसिक नाइट्रेट होगा। और बाकी जो है आपके पास मैग्नीशियम और बेरियम, मैग्नीशियम के पास क्या होगा आपके पास, हाइड्रेटेड होता है। खास में है इसमें 6H2O क्या होंगे, हाइड्रेटेड आयन होंगे, और बेरियम क्या होगा, एनहाइड्रस। इसमें सिर्फ इतना सा दिया होगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आपको 2 वर्ड दिए होंगे, कैल्शियम और स्ट्रोंशियम के बारे में इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं दिया हुआ है, इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन में कुछ नहीं दी, सिर्फ इनके बारे में लिखा हुआ है और कुछ नहीं है। ठीक है, इनकी बेसिसिटी डाउन द ग्रुप जाओ, ऐसे लिख लो कि ये कम बेसिक होते हैं और ये भी एनहाइड्रस ही होते हैं, ये भी एनहाइड्रस हैं और बेसिक नेचर, लेस बेसिक होता है। ठीक, अब ये कहेगा कि सुनो, आपको 2 वर्ड देता है, एक तो होता है हाइड्रस और एक होता है एनहाइड्रस। दोनों का मतलब बोलो, शाबाश। जिसमें से इवेपोरेट हो जाता है, देखो एनहाइड्रस, हाइड्रस, हाँ एक तरीका ऐसे भी बोल सकते हो आप। वैसे ये आप ये भी कह सकते हो रजे कि जिस कंपाउंड के साथ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे उसको क्या बोलेंगे, हाइड्रेटेड, और जिसमें वाटर मॉलिक्यूल नहीं होंगे उसको बोलते हैं एनहाइड्रस। ठीक है, ये 2 वर्ड को ध्यान रखिएगा। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपके पास दिया कॉपर सल्फेट 5H2O, ठीक है, इसको बोलेंगे हम हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, हाइड्रेटेड सोल्ट बोल दो आप, तो ये हाइड्रेटेड है कि इसमें वाटर मॉलिक्यूल है। एक आपके पास सिर्फ कॉपर सल्फेट ही है, इसके साथ कोई वाटर मॉलिक्यूल नहीं है, तो इसको बोलेंगे एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। तो क्या बोलेंगे, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। तो अगर किसी भी कंपाउंड से अगर वाटर मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ है ना रजी, तो आप बोलोगे ये हाइड्रेटेड सॉल्ट है, क्या है, हाइड्रेटेड सॉल्ट है। पर अकेला कंपाउंड है तो फिर आप क्या बोलोगे भाई, ये क्या है आपके पास, ये जो है वो एनहाइड्रस सॉल्ट, इसको ऐसे बोलो। बोलो जी, इतनी बात समझ में आती है आपको। एक बहुत अच्छा टॉपिक करते हैं, हमने कल भी किया था इसको, वो उसके रिजेंबल एक टॉपिक और करते हैं। इसमें एक स्ट्रक्चर आएगी, 2 आपके पास अलग अलग स्ट्रक्चर ऑफ B2 सॉरी बेरिलियम हाइड्राइड, एक BeH2 की स्ट्रक्चर थी जो हमने कल की, और एक थी रजे BeCl2 की स्ट्रक्चर। क्या किया, कहते जी बेरिलियम जो होता है, याद करो कल पढ़ा हमने, इसमें कहता है बेरिलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कहते जी आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बेरिलियम 2 ही बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, ऐसे ये बेरिलियम भी जो होता है 2 ही बॉन्ड बनाएगा, एक इधर और एक इधर। आपके पास कहता है कि ध्यान से सुनना, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है जो बेरिलियम है ये आपके पास 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाता है। क्या बनाता है, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। बहुत सुंदर है, बहुत बार कंपटीशन में आया है, प्लीज इसका ना मतलब समझिएगा। मैं कहता हूं जी आपके पास
3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होते हैं, एक होते हैं 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। दो टाइप की बॉन्डिंग होती है हमारे पास, एक होती है 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन और एक होती है 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। ये कॉम्पिटिशन में होता है क्वेश्चन होती है, तो प्लीज इनको टॉपिक को ध्यान से सुनिएगा। कहते हैं इन दोनों का मतलब बताओ, मतलब सुनिएगा। इसमें क्या है, आपके पास बेरिलियम और इस हाइड्रोजन का बॉन्ड देखो, हमें पता कि बॉन्ड कैसे बना, कोवलेंट है, बेरिलियम का एक इलेक्ट्रॉन और एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, ठीक। अब ये जो बॉन्ड बनेगा तो हमें पता है कि दो इलेक्ट्रॉन मिलकर कितने बॉन्ड बनाते हैं, एक, दो इलेक्ट्रॉन मिलकर कितने बॉन्ड बनाते हैं, एक बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो एक बॉन्ड तो है और दो इलेक्ट्रॉन भी है। ये बॉन्ड कितने एटम के बीच में है, एक और एक, दो, कितने हैं, एक और एक, दो। यानी कि जो अपना सिंपल कोवलेंट बॉन्ड है उसमें दो एटम होते हैं, साफ दिखाई दे रहा है, और दो ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो दो ही एटम को दो सेंटर बोलेंगे, एक ये है सेंटर है और एक ये सेंटर। तो जो अपना कोवलेंट बॉन्ड सिंपल वाला होता है ना, शेयरिंग वाला, ये वाला देखो जैसे, तो ये दो सेंटर है दो इलेक्ट्रॉन है। तो जो कोवलेंट बॉन्ड सिंपल वाला होता है उसको बोलते हैं 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। तो क्या बोलते हैं, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के नाम से जाना जाता है, इसको सिंपल बोलते हैं। फिर अब कहता है कि इसमें 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कौन से होंगे, इसमें 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कहां से आ जाएंगे, मुझे वो बताइए। ठीक है, देख लेते हैं कैसे बताएंगे। कहते जी आप इसकी स्ट्रक्चर पे थोड़ा ध्यान दो। बेरिलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, कहते जी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है बेरिलियम की 4, 1s2 2s2 और 2p क्या होती है, खाली पड़ी होती है, ठीक है। ये आपका बेरिलियम है, इसके पास एक हाइड्रोजन कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा और दूसरा हाइड्रोजन भी कोवलेंट बॉन्ड बना लेगा, ठीक। अब दूसरा क्या होगा कि इसके पास एक ऑर्बिटल क्या होती है, खाली पड़ी होती है, ये 2p वाली बात खाली पड़ी है। ऐसे ही बेरिलियम भी होता है, ये बेरिलियम के पास भी हाइड्रोजन है और इसके पास भी एक ऑर्बिटल क्या है, खाली पड़ी है, ठीक। अब एक ऑर्बिटल खाली तो पड़ी है लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन तो नहीं है, इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन तो फालतू तो है ही नहीं। तो अब ये क्या करेगा, अब ये क्या करेगा, तो कहते जी आपके पास कुछ नहीं करता, सिंपल सा लॉजिक। कहते जी आपके पास ऐसे देखो, ये बेरिलियम, ये एक हाइड्रोजन है, ठीक है, इसके पास दो इलेक्ट्रॉन होते हैं बेरिलियम के पास, इसके पास भी कितने होते हैं, दो इलेक्ट्रॉन, ठीक। और इधर कौन है, हाइड्रोजन। अब देखो यहां ध्यान से रखिए, इस हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये तो शेयरिंग बहुत इजीली कर लेगा, ठीक। और ये भी शेयरिंग क्या कर देगा, बहुत ही इजी कर लेगा। दोनों के एक एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गई, शेयर हो गई। ठीक है, अब इसमें होगा क्या रजिए कि आपके पास डिफरेंट अलग अलग है। एक हाइड्रोजन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन तो बेरिलियम का, ठीक है, और आपके पास एक इलेक्ट्रॉन किसका होगा, हाइड्रोजन का, ये बनेगा, और एक कोवलेंट बॉन्ड। ऐसे ही आपके पास ये भी एक कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, एक इलेक्ट्रॉन किसके साथ होगा, ये तीन, देखो सेंटर कितने हैं, एक और एक, दो, दो इलेक्ट्रॉन है, सेंटर कितने हैं, एक दो तीन, तीन सेंटर है, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, दो। तो ऐसे ना स्पेशल टाइप की बॉन्डिंग होती है, जैसे तीन तो एटम हो जिसको बोलेंगे 3 सेंटर, पर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, सिर्फ दो, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, दो। तो इन तीनों के अंदर एट बॉन्ड बनेगा पर इलेक्ट्रॉन सिर्फ दो यूज होंगे। जनरली क्या होता है, दो सेंटर होते हैं दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। बट इस केस में क्या रहेगा, आपके पास 3 सेंटर है और दो ही इलेक्ट्रॉन है, इस वजह से क्या बोलेंगे, इसको 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और इस टाइप की बॉन्डिंग को एक नाम स्पेशली बोलेंगे बनाना बॉन्ड। क्या बोलते हैं इसको, बनाना बॉन्ड के नाम से जाना जाता है। 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन को क्या बोलेंगे, बनाना बॉन्ड के नाम से भी जाना जाता है।
ऐसे ही सिमिलर स्ट्रक्चर एक आपके BeCl2 की भी होती है। आपके पास ये BeCl2 देखिए तुम्हारा एक क्लोरीन बॉन्ड बनाएगा और एक क्लोरीन ये बॉन्ड बनाएगा। बेरिलियम दो ही बॉन्ड बना सकता है, दोनों क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लिए। ऐसे ही आपके पास इसने भी दो बॉन्ड बना लिए, ध्यान से देखिएगा। अब देखो कहते हैं आपके पास जो ये बेरिलियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 1s2 और 2p1 एक्साइड करने के बाद एक 2s में है और एक 2p1 में है। तो मैं कह सकता हूँ एक इसके पास ऑर्बिटल क्या होती है, खाली पड़ी होती है। एक ऑर्बिटल क्या होती है, खाली। ऐसे ही बेरिलियम के पास भी एक ऑर्बिटल क्या होती है, खाली। वैसे तो दो ऑर्बिटल खाली है पर हम एक ही दिखाएंगे। यहां पर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा राजी। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड याद है वो होता है इसमें एक के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं और दूसरे के पास इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। जैसे यहाँ पर क्लोरीन, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन रिच एलिमेंट है, उसके पास 6 लॉन पेयर है इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर है, उसके बाद 6 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। तो ये इलेक्ट्रॉन रिच एलिमेंट, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एलिमेंट। तो क्या ये क्लोरीन इस बेरिलियम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, क्या ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, बिल्कुल बनाएगा जी। तो ये क्या करेगा राजे, ये क्लोरीन इसके साथ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड एरो वाला बॉन्ड बना लेगा। ऐसे ये वाला इसके साथ बॉन्ड बनाएगा तो स्ट्रक्चर क्या बनेगी, कुछ ऐसी बनेगी। ये Cl और ये भी आपके पास क्या बनेगा जी, ये भी Cl। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दो, ये इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा और ये इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, ऐसी स्ट्रक्चर देखो इसमें आपके पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएंगे। तो इसमें दो तो क्लोरीन देखो, अब इसमें आपसे पूछेगा भाई इस BeCl2 के अंदर ब्रिज स्ट्रक्चर होती है, इसको बोलते हैं ब्रिज स्ट्रक्चर। इसमें दो क्लोरीन एटम है, वो तो नॉर्मल है, पर इसमें दो क्लोरीन एटम क्या है, इसका ब्रिजिंग क्लोरीन बोलते हैं, ब्रिजिंग एटम बोलेंगे, जो दोनों सेंटर से जुड़े हुए हैं, जो दोनों सेंटर से जुड़े हुए हैं, ऐसे को क्या बोलेंगे, ब्रिजिंग सेंटर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसको भी हम क्या बोल सकते हैं, बनाना बॉन्डिंग बोल सकते हैं। इसको भी हम क्या बोलेंगे, बनाना बॉन्डिंग के नाम से इसको भी जाना जाता है। और ये एक पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर हो जाती है। तो कलेक्टिवली इसको बोलेंगे ना तो आपको बुक में ऐसी स्ट्रक्चर मिलेगी। ये ऐसी स्ट्रक्चर मिलेगी। ये एक्चुअली में ऐसा होता है, ये इधर देगा और इसके साथ एक क्लोरीन इधर बनाएगा और एक क्लोरीन इधर बनाएगा। तो इसमें एक ब्रिजिंग स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, BeCl2 के नाम से इसको जाना जाता है। तो BeCl2 है वो भी डायमेरिक एक स्ट्रक्चर बनाता है, पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको। और ये BeH2 भी क्या बनाता है, आपको पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर ही बनाता है। ये दोनों स्ट्रक्चर पेपर में पूछ लेते हैं, ठीक है, तो इसको आपने थोड़ा सा ध्यान से कर हो जाएगा जी इतना। ठीक है, नेक्स्ट है इसका एनामोलस बिहेवियर ऑफ बेरिलियम। जैसे हमने पहले पढ़े थे ना लिथियम बेरिलियम वाला, एनामोलस बिहेवियर ऑफ लिथियम। एनामोलस बिहेवियर ऑफ बेरिलियम करना है, लिथियम हम पढ़ चुके हैं। Be बस अब तो खत्म हो गया, और कुछ नहीं है इसमें, कुछ नहीं है, खत्म हो गया। हाँ जी बोलो, एनामोलस बिहेवियर कैसे होंगे, वही सेम पुरानी बातें जितनी थी। कहते जी इसकी बेरिलियम की प्रॉपर्टी रेस्ट ऑफ द एलिमेंट से क्या है, अलग है। क्यों अलग है जी, क्या कारण था, तो कहते जी इसका एक तो रीजन था स्मॉल साइज, स्मॉल साइज होता है। एक तो होता है स्मॉल साइज, दूसरा क्या था जी, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी।
हाई का मतलब सिर्फ इनमें से इस ग्रुप में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव बोल चाहिए, हाई ना बोलो, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, इसकी डी ऑर्बिटल भी नहीं होती, हाई अमाउंट ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी, कोवलेंट बॉन्डिंग। तो ऐसी कितनी सारी चीजें जी जो इससे सबसे अलग बनाता है। कहता मुझे हमें पता है बेरिलियम का साइज छोटा होता है, रेस्ट ऑफ का साइज से बड़ा होता है। आयनाइजेशन एनर्जी जो है बेरिलियम की सबसे ज्यादा होती है, बाकियों की इससे कम होती है। ठीक है, इसके अंदर डी ऑर्बिटल नहीं होते, बाकी सभी में डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं। ये सबसे ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी शो करेगा, तो इसके कंपाउंड ऑलमोस्ट क्या है, सोल्यूबल होते हैं। बट बाकी की भी हाइड्रेशन एनर्जी कम होती है, तो उसके कंपाउंड ज्यादातर क्या होते हैं, लेस सोल्यूबल या ऑलमोस्ट इनसोल्यूबल होते हैं। ये सारे आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, जबकि ये कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स हैं। बाकी के कंपाउंड क्या होते हैं, कलर कंपाउंड शो करते हैं। ये कलर वाइट कलर का होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन जल्दी से लॉस नहीं करता। तो इन सब की वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, एनामोलस बिहेवियर के नाम से इसको जाना जाता है जी। ठीक है, बेरिलियम कंपाउंड की बेसिसिटी सबसे कम होती है, बाकी की बेसिसिटी कंपाउंड की क्या होती है, ज्यादा होती है। ऐसे सब चीजें सभी में कॉमन रहता है ये, जिसमें भी आप एनामोलस बिहेवियर करेंगे तो उनकी प्रॉपर्टी सबकी ऑलमोस्ट सेम रहती है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एनामोलस बिहेवियर ऑफ बेरिलियम। नेक्स्ट है जी आपके पास कुछ छोटे छोटे टॉपिक हैं जो 10th क्लास में आपने पढ़े होंगे, सुन लीजिए बस। इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम में कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, जैसे सबसे पहले क्विक लाइन। क्विक लाइन फॉर्मूला बोलो जी फटाफट, क्विक लाइन का क्या होता है, CaO। कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोलते हैं हम, क्विक लाइन के नाम से जानते हैं। सबसे पहले इसकी प्रिपरेशन कैसे करोगे, कहते जी CaCO3 को हीट कर दीजिए, क्या मिलेगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 मिल जाएगा। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 मिल जाएगा। कहते इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, कहते जी आप कुछ भी करो, व्हाइट कलर का पाउडर होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है 2870 केल्विन होता है। तो मेल्टिंग पॉइंट 2870 केल्विन होता है। ये बहुत हाई टेम्परेचर ना 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 बिल्कुल भी नहीं, ये सब सुनते रहो तो आपकी बेसिक नॉलेज के लिए। ठीक है जी, फिर कहता है कि अगर ये बहुत लार्ज अमाउंट में इसको वाटर के साथ एक करोगे तो क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड को मैं वाटर के साथ देख कर दूं तो क्या बनेगा, क्या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, हम इसको स्लेट लाइन भी बोलते हैं ना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं, स्लेट लाइन के नाम से भी जाना जाता है। और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन शो करता है, बहुत ज्यादा हीट निकालता है जी। ठीक, फिर इसके आपके पास अलग अलग कंपाउंड रहेंगे, जैसे इसमें एक वर्ड यूज करेगा जी, क्विक लाइन जो होता है बेसिक नेचर का होता है। क्विक लाइन जो होता है वो बेसिक नेचर का होता है, वो एसिड के साथ रिएक्शन भी करता है, ज़्यादातर वो एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, पर कुछ एक थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी देखोगे ना तो बेस के साथ भी रिएक्शन करेगा, बट ज़्यादातर वो एसिड के साथ ही रिएक्शन शो करता है। यूजेस क्या होंगे जिसके, यूजेस बोलता है आपके पास, ये ज़्यादातर आपको शुगर जो चीनी है उसको प्यूरिफाई करने में काम आता है, सीमेंट को बनाने में इसको काम आता है जी। आपके पास जितने भी आपके पास नॉन एसिडिक गैसेज होती हैं उसको बनाने में यूज़ किया जाता है, और प्यूरिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में भी इसका यूज़ किया जाता है। जो मेटलर्जिक प्रोसेस है उसमें भी इसको जनरली यूज़ किया जाता है। ये सारा आपको वैसे टॉपिक है पढ़ने वाले हैं, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। अरे वीडियो को नहीं ना एक होता है, हाँ बता देना बेटा, एक मिनट। नेक्स्ट है जी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, अभी पढ़ा हमने ना, CaH2। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको स्लेट लाइन भी बोलते हैं जी हम। इसको कैसे प्रिपेयर करेंगे, कौन बताएगा, अभी हमने पढ़ाई था, जैसे CaO प्लस H2O, इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस प्लस एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है,
इस प्रोसेस का एक नाम होता है स्लेकिंग ऑफ लाइन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? स्लेकिंग ऑफ लाइन के नाम से भी जाना जाता है। स्लेक का मतलब जैसे चूना नहीं होता, चूना उसको बोलते हैं, चूने को बोलते हैं। आपने वो व्हाइट कली देखी पुराने टाइम में, व्हाइट कली बोलते हैं इसको, कली बोलते हैं ना, जो कली को चूना। आप उसको पहले टाइम ना पेंट को तो वैसा होने लगे, पहले वो व्हाइट दीवार को छत पे बिल्कुल व्हाइट होते ना, पहले करते थे उसको, बहुत सारी कली लोग ना उसको व्हाइट कर देते थे नील लाल डाल के, तो उसको पहले कली बोलते हैं अपने पंजाबी में। घर वालों को बोलना, उनको पता होगा, वो आपको अच्छे से बताएंगे, कहीं ना कहीं आपने देखी भी होगी। पापा बोला कि पापा कली क्या होती है? हाथ पता, अगर आप कली को पानी में डालते हैं ना तो पानी उबल जाता है। पानी अगर आप कली डालते हैं ना पानी के अंदर, ठंडा पानी को ना, तो पानी उबलने लग जाता है, इतना ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। हाथ नहीं डाल सकते आप उसके अंदर, और हाथ कटना स्टार्ट हो जाएगा, हाथ में ना ऐसे कट से लग जाते हैं काफ़ी सारे, तो वो खराब ही करता है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अलग अलग रिएक्शन के साथ शो करेंगे, तो क्या बनता है? एक इसमें रिएक्शन है देखिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अगर मैं क्लोरीन के साथ रिएक्शन करूं फिर क्या बनेगा? 2 मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ Cl2, क्या बनेगा? थोड़ा देख के बताइए। CaCl2 प्लस वाटर, और मेन कंपाउंड नहीं बोला है हमने, CaOCl2, ऐसा कुछ होता है। यस जी, यस, ब्लीचिंग पाउडर बनेगा जी, चेक कर लिया जी मैंने, ब्लीचिंग पाउडर ही बनेगा कि CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड और वाटर मॉलिक्यूल। अरे इसमें तो आपके पास देखो ना कितने हो गए, क्लोरीन 4 है ना, 4, बैलेंसिंग कर लो, 2 तो ये रहे और 2 ये। तो उसमें ये ब्लीचिंग पाउडर वाली रिएक्शन है, 10th क्लास में भी आई हुई है। हाँ, ठीक है। फिर एक याद करो, एक 10th वाली रिएक्शन फिर है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को मैं CO2 रिएक्शन के अंदर डाल दूं फिर क्या होगा? ये पेपर में बहुत बार आती थी 10th क्लास में कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को CO2 के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या हो जाएगा? मिल्कीनेस वाला कुछ था क्या, कि मिल्कीनेस आ जाती है जी पानी के अंदर, पानी बिल्कुल वाइट वाइट। हाँ, तो CaCO3 प्लस H2 निकल जाता है, ये मिल्कीनेस आ जाती है। एक क्वेश्चन और भी था, क्या बोला कि अगर ज्यादा टाइम, हाँ, एक्सेस CO2 पास करोगे तो, हाँ वो वाला इसमें से CO2 एक्सेस एलिमिनेट हो जाएगा, है ना, वो वाले होते हैं। चलो जी, तो ये इसमें हो गया आपके पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के, बस हमें बाकी फालतू का ये एक और है जी, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक रह गया आपका, तो बताती नहीं है इसका बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस, बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस ऑफ
मैग्नीशियम, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, जैसे हमने पढ़ा था ना बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ सोडियम और पोटेशियम, इन दोनों में से ना एक क्वेश्चन पक्का आएगा जी आपके पास, पक्की से पक्का आता है, 2 या 3 नंबर का आएगा ही आएगा। ठीक है, तो आपने इसको अच्छे से पढ़ना है, सिंपल सा है बहुत ही। कहते जी बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, कहते जी इसके अंदर देखो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। इधर कौन थे? लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम और सीरियम। आपके पास ग्रुप 1 के अंदर तो ये दो एटम थे, आयंस की फॉर्म में रहते हैं, और ये दो है ये, इन दोनों के अपने अपने बॉडी में बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस होती है। ठीक है, आपने 10th क्लास में भी पढ़ा ही होगा ये सबसे, और जिसने नहीं भी पढ़ा ना वो कैल्शियम का तो उसको पता ही है हमारी बॉडी में कैल्शियम का क्या रोल होता है। क्या रोल होता है कैल्शियम? हाँ, हमारी जितने भी बोन्स हैं वो सब किससे मिलके बनी होती है? कैल्शियम से मिलके बनी होती है। ठीक है, और कैल्शियम आयंस आर कंसंट्रेटेड इन द बॉडी फ्लूइड्स आउटसाइड द सेल। ठीक है, ये आउटसाइड द सेल होते हैं आपके पास बाहर की ओर। ऐसे ही दूसरा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का क्या रोल होता है जी? याद करो, मैग्नीशियम का रोल बहुत कम पता होगा। मैग्नीशियम आयन कैटलाइज ए नंबर ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन, यानी कि हमारी बॉडी में जितनी भी एंजाइमेटिक रिएक्शंस होती हैं उनको सबको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? मैग्नीशियम करता है। ये मैग्नीशियम एंजाइमेटिक रिएक्शन हमारी बॉडी में है उनको कंट्रोल करता है। दूसरा, जितनी भी आपके पास जो एनर्जी स्टोर होती है ना हमारी बॉडी के अंदर एटीपी की फॉर्म में, उसको भी ब्रेक डाउन करने का काम कौन करता है? Mg2, यानी कि मैग्नीशियम आयन। दूसरा Mg2, एक वर्ड याद रखो, क्लोरोफिल का नाम सुना आप लोगों ने? क्लोरोफिल के अंदर कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट होता है? कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट? Which element is present in chlorophyll? ये तीन है जी आपके पास अलग अलग, मैं का मालूम, हीमोग्लोबिन, क्लोरोफिल और एक विटामिन B12। ये तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे पास कंपाउंड है जो हमारी बॉडी में बहुत ही काम के होते हैं। क्लोरोफिल को छोड़ के हमारी बॉडी में नहीं होता है, पर हम इसके बिना जिंदा नहीं रह सकते थे। ये इनडायरेक्टली हमारी लाइफ से जुड़ा हुआ है। ये तीनों में एक एक एलिमेंट प्रेजेंट होता है, वो कौन सा है? हीमोग्लोबिन में सबको पता होगा कौन होता है? हीमोग्लोबिन के अंदर कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट होता है? आयरन। ठीक है, क्लोरोफिल में कौन सा होता है? क्लोरोफिल में होता है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव आयन, इसमें क्लोरोफिल पढ़ना है ना। हाँ, क्लोरोफिल के अंदर जो मेटल प्रेजेंट होता है वो मैग्नीशियम आयन होता है। ठीक है, और जो विटामिन B12 होता है उसमें कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट होगा? विटामिन बी, कौन सा? नहीं, अच्छा इसमें मैग्नीशियम तो ये कैल्शियम, बट कोबाल्ट, इसका जो साइंटिफिक नेम होता है ना जी वो होता है साइनोकोबाल्मीन। फिर तो सारा अंदाज भी बता देता। साइनोकोबाल्मीन, तो विटामिन B12 के अंदर कोबाल्ट मेटल प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम और हीमोग्लोबिन में आयरन। इसमें से एक कंपटीशन में पूछा जाता है बहुत बार पूछा भी गया है। ठीक है जी, तो मैग्नीशियम आयन आर प्रेजेंट इन क्लोरोफिल, the green color pigment of plant which absorb the light and essential for the photosynthesis। जितने भी हमारी बॉडी है, बॉडी के 90% पार्ट कैल्शियम इज प्रेजेंट इन बोन्स, टीथ एज एपेटाइट एंड अदर एक्सेट्रा। बस इसका इतना ही पार्ट था जी आपके पास कि मैग्नीशियम के बता देना कि बॉडी, हमारे बॉडी के अंदर जितने भी एंजाइमेटिक रिएक्शन है उसको कंट्रोल करता है, हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी स्टोर करके रखता है एज ए एटीपी की फॉर्म में। कैल्शियम का हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी बोन्स, हड्डियां हैं वो सब कैल्शियम की बनी होती हैं, और कैल्शियम हमारे आउटर जो
सेल है उसके आउटर में भी फ्लूइड के अंदर प्रेजेंट होता है। ये सब आपने बताना है इसको। ठीक है जी, तो ये हो गया जी आपका चैप्टर खत्म।